अब हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड, डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। धन बड़ा दिलचस्प शब्द है। हम तमाम जिंदगी से हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं जायज ढंग से। धन कैसा हो इसके बारे में शास्त्रों में तमाम तरह की बातें लिखी हैं और बड़ा जोर है एक बात पर, पशुधन। वो जानवर, वो गौवंश और तमाम जानवर जो हमारी आपकी संपदा का हिस्सा होते हैं, क्योंकि हमारे आपके जीवन, पोषण, खेती, किसानी आदि इत्यादि का हिस्सा होते हैं। आज देश में एक आदमी का नाम सुर्खियों में है। सत्ता पक्ष के लिए लोकल संदर्भ में वो हीरो है, विपक्ष के लिए वो विलेन है। उसके यहां केंद्रीय एजेंसियां पहुंची और तब पता चला कि इल्जाम है कि जानवरों को सरहद के पार भेजा जाता है, मवेशियों की तस्करी होती है और इस आदमी की आंख तले इसके इशारों पर इसकी संलिप्तता में होती है। पर परिचय यहां पूरा नहीं होता है, क्योंकि इल्जाम यह भी है कि यह शख्स पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खासम खास है। और है एक राज कि जब जब पहुंचता है इसके पास समन, तब तब इसे सरकारी अस्पताल से बुलावा क्यों आ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप शो देख रहे हैं, जिसमें आज विस्तार से अनुव्रत मंडल के बारे में बात होगी, जिन्हें स्थानीय लोग केष्टोदा कहते हैं। बात इस पर भी होगी कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश आज एक सुनवाई के दौरान अपने ससुर को क्यों याद कर रहे थे। बात इस पर भी होगी कि अब किसकी अकूत कमाई का पता चला, किसके घर से अश्लील सा दिखने वाला ढेर का ढेर कैश बरामद हुआ। इसके अलावा भी देश की कई खबरें होंगी। तो आइए शुरू करते हैं लल्लन टॉप शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। ये वीडियो आपने देखा, ये मध्य प्रदेश का है। वीडियो के विस्तार में जाने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ सामने नज़र आ रहा है। क्या नज़र आया? नज़र आया एक खटिया है। खटिया पर एक महिला है जो प्रसव पीड़ा से परेशान है, और हैं कुछ उसके अपने जो उसे नदी पार करा रहे हैं। नदी पार कराने को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारे आख्यान हैं, पर ये हमारे वक्त की सच्चाई है। अब ज़रा इसके तथ्य जान लीजिए। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक इलाका है शाहपुरा के नाम से। वहाँ के जामुनढाना गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, पर अस्पताल के रास्ते में नदी पड़ती थी। उस पर पुल नहीं था और पानी भरपूर। तो कोई रास्ता न देख ग्रामीणों ने महिला को खटिया पर लिटाया और जान जोखिम में डालकर नदी पार करवाई। मानसून में नदी में पानी देखते देखते बढ़ जाता है, पर गनीमत रही कि जब तक महिला को ले जा रहे लोग नदी में थे, पानी बढ़ा नहीं। 10 अगस्त की रात को महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। ये वीडियो वायरल हुआ तो इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े पत्रकार राजेश भाटिया अस्पताल पहुंचे। पता चला कि जामुनढाना के लोग बहुत पहले से पुल की मांग कर रहे हैं। हादसा होने पर शिकायत भी कर चुके हैं, पर पुल नहीं बना। हैरानी की बात यह है कि जिस अस्पताल में महिला का प्रसव हुआ, वहाँ और भी महिलाएं थीं जिन्हें इसी तरह नदी नाले पार करके लाया गया था, क्योंकि पुल नहीं है। ये वीडियो वैसे है तो मध्य प्रदेश के बैतूल का, लेकिन कहीं का भी हो सकता था। तो जब हम आज़ादी का उत्सव मनाएं तो इस जिम्मेदारी का ख्याल रखें कि अभी बहुत काम है जो बाकी है। ये था दिन का वीडियो। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। आज राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रहे धनखड़ ने शानदार जीत दर्ज की थी और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले थे, जबकि उनके मुकाबले जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले जगदीप धनखड़ करीब 30 बरस से राजनीति में हैं। साल 1989 में सक्रिय राजनीति में आए। जनता दल की राजनीति की, कांग्रेस की राजनीति की, एनसीपी की राजनीति की, लोकसभा के सदस्य भी चुने गए और बाद में भारतीय जनता पार्टी में आए 1 दशक से भी समय के पूर्व।
2003 टू बी प्रिसाइज, अगर बरस की बात करें। नामी वकील रहे हैं, कई चर्चित मुकदमे भी लड़े हैं। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत किया करते थे। गवर्नर के तौर पर भी खूब चर्चित रहे। अब हैं देश के उपराष्ट्रपति और उसी हिसाब से राज्यसभा के पदेन सभापति। अगली सुर्खी, 15 अगस्त से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में उरी हमले जैसी आतंकी साजिश नाकाम हो गई। 11 अगस्त की सुबह 2 आतंकवादी राजौरी के आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब सेना के जवानों ने उन्हें घेर कर आगे बढ़ने से रोका तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें दोनों आतंकवादी ढेर कर दिए गए। इस पूरे ऑपरेशन में सेना के 3 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इससे पहले कल भी बडगाम में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। मारे गए 3 आतंकियों में लश्कर का कमांडर लतीफ रादर भी था। साल 2012 में श्रीनगर हाईवे पर सेना पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 8 जवान शहीद हुए थे। लतीफ रादर इस हमले में शामिल बताया जाता था। अगली सुर्खी, देश में रेवड़ी कल्चर यानी चुनाव के वक्त फ्री योजनाओं के ऐलान पर बहस छिड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। राजनीतिक पार्टियों के जरिए मुफ्त योजनाओं के ऐलान के खिलाफ बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को बहुत गंभीर माना। कोर्ट ने कहा, लोगों की भलाई के लिए की जाने वाली वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत दोनों में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान सीजेआई रमन्ना ने अपने ससुर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। क्या कहा उन्होंने? मेरे ससुर एक किसान हैं। किसानों को उन दिनों बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। उन्होंने मुझसे इस बारे में याचिका दाखिल करने को कहा। मैंने बताया, ये सरकार की नीति है, इस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दिनों बाद सरकार ने अवैध तरीके से कनेक्शन जोड़ने वाले सभी किसानों के कनेक्शन वैध कर दिए। मेरे पास अपने ससुर को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वैसे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि हमें हलफनामा नहीं मिलता, लेकिन अखबारों को मिल जाता है, लीक हो जाता है, छप जाता है। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल की गई याचिका में फ्री सुविधाओं का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी की मान्यता रद्द कर देना एक अलोकतांत्रिक विचार है। बेहतर हो कि मामले में अनुभव और जानकारी रखने वाले सभी पक्ष एक साथ बैठकर देश हित में अच्छा फैसला लें। कोर्ट ने इस मामले में कमेटी बनाने का सुझाव दिया, जिसे आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गैर जरूरी बताया। फिलहाल इस मामले में अगली तारीख मिल गई है, 17 अगस्त को सुनवाई होगी। अगली सुर्खी, महाराष्ट्र के जालना में कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता चला। 58 करोड़ कैश भी शामिल है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में आईटी डिपार्टमेंट ने करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की। 58 करोड़ से ज्यादा कैश, 32 किलो सोने के गहने, 16 करोड़ रुपए मात्र के हीरे मोती और इसके अलावा प्रॉपर्टी के कागजात भी शामिल हैं। पूरी कार्रवाई 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच हुई, जिसके तहत एसआरजे स्टील, कालिका स्टील, एक कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंसर विमल राज बोरा और डीलर प्रदीप बोरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब सवाल ये कि इन धन कुबेरों के बारे में पता कैसे चला। दरअसल आयकर विभाग को जालना की 4 स्टील कंपनियों में अनियमितता की सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग एक्शन में आया। उसने जब ठिकानों पर छापेमारी की और शहर के बाहर फार्म हाउस में पहुंचे तो नकदी और सोना, हीरे समेत प्रॉपर्टी के तमाम कागजात बरामद किए। आयकर विभाग की टीम को छापेमारी में मिले कैश को गिनने में करीब 13 घंटे का वक्त लगा। कैश को जालना के स्थानीय स्टेट बैंक की ब्रांच में ले जाकर गिना गया। 11 बजे से काम शुरू हुआ, देर रात 1 बजे तक चलता रहा। ये सुर्खियां थी। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। अनुब्रत मंडल उर्फ केस्टो से सीबीआई पूछताछ के मायने आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आपको अनुब्रत मंडल के कद का अंदाजा नहीं लग जाता। पश्चिम बंगाल से 185 किलोमीटर दूर पड़ता है उसकी राजधानी से बीरभूम। जी के मजबूत रखने वाले बीरभूम को शांति निकेतन के लिए जानते हैं, वो जगह जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने पढ़ने और पढ़ाने की एक नई परंपरा के बीज बोए थे। लेकिन नेता नगरी के वासियों के लिए बीरभूम अनुब्रत मंडल उर्फ केष्टोदा का इलाका है। इलाके पर जोर हमने क्यों दिया, आपको जल्द समझ में आ जाएगा। बांग्ला लोगों में 2 नाम रखने का चलन होता है, एक जो आधिकारिक नाम होता है, स्कूल वगैरह में लिखवाया जाता है, और दूसरा होता है डाक नाम, पेट नेम। तो अनुब्रत मंडल का डाक नाम है केष्टो। बांग्ला में केष्टो शब्द भगवान कृष्ण और हनुमान के लिए आता है। बांग्ला में आदर प्रकट करने के लिए नाम के साथ दा लगाया जाता है, तो उनके अनुयायी उन्हें अनुब्रत मंडल के
साथ साथ केष्टो दा बुलाते हैं। नाम की बात हो गई, अब काम पर आते हैं। राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं, एक जो चुनावी राजनीति में उतरते हैं, वोट बटोर कर विधायक सांसद आदि बनते हैं। फिर दूसरी तरह के नेता होते हैं जो चुनाव लड़ते नहीं लड़वाते हैं, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम देखते हैं, हिंदी में संगठन का काम, प्रबंधन का काम। अनुव्रत मंडल दूसरी तरह के नेता हैं। अपनी उम्र के छठे दशक में है जब 1998 में ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई और तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ, तभी से मंडल ममता के साथ हैं। लेकिन आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा, हमेशा बूथ मैनेज किया। अगर आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति का ककहरा मालूम हो तो आप जानते ही होंगे कि पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल की राजनीति कितनी हिंसक होती है। यहाँ मामला चुनौती और धमकी से शुरू होकर चुनाव के दिन और चुनाव के बाद होने वाली हिंसा तक जाता है। पश्चिम बंगाल के पत्रकार बताते हैं कि इस तरह के मैनेजमेंट में अनुव्रत मंडल माहिर है। वो एक क्लासिक बाहुबली हैं। ये इनके इन प्रकारेण चुनाव में नतीजा ले ही आते हैं, चाहे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के कितने ही मामले क्यों ना बन जाएं। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में तृणमूल के बम्पर प्रदर्शन की एक वजह यह भी थी कि तृणमूल प्रत्याशी के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि माहौल में भय था। इस भय के लिए जिस काम की जरूरत पड़ती है उसमें मंडल माहिर माने जाते हैं। इसीलिए बीरभूम से बाहर भी जब जब तृणमूल कांग्रेस को कोई चुनाव फंसता नजर आता है, अनुव्रत मंडल को तैनात कर दिया जाता है, चाहे बात पंचायत स्तर की हो या फिर लोकसभा की। मार्च अप्रैल 2022 में पश्चिम बंगाल में आसनसोल और बालीगंज लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ। आसनसोल से सत्ताधारी तृणमूल को टिकट मिला शत्रुघ्न सिन्हा को। सिन्हा को लेकर विपक्ष ने लगातार बाहरी का प्रचार शुरू किया, लेकिन सिन्हा का चुनाव देख रहे थे अनुव्रत मंडल। नतीजे आए तब सिन्हा की लीड 3 लाख के भी पार थी। नतीजों में नजर आने वाले ऐसे ही प्रदर्शन का सिला था कि 2022 की शुरुआत में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की नेशनल वर्किंग कमेटी बनाई, तब अभिषेक बनर्जी, पार्थो चटर्जी और फिरहाद हकीम जैसे नेताओं के साथ अनुव्रत मंडल को भी शामिल किया गया, जबकि तकनीकी रूप से मंडल महज जिला स्तर के नेता हैं, क्योंकि पार्टी में उनका पद चाहे जो हो। पर सारे नेता, कार्यकर्ता और समर्थक जानते हैं कि मंडल ममता कैबिनेट के कई मंत्रियों से ज्यादा वजन रखते हैं। फिर बीरभूम में होने वाले कोयला खनन और रेत खनन से पैदा होने वाले वैध और अवैध संसाधनों का मामला भी है। इस पर पकड़ का कोलकाता से राज करने वाली पार्टियों की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। टिप्पणीकारों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस ये काम मंडल के मार्फत ही करवाती आई। पुलिस प्रशासन के मामले में मंडल को मिले कथित फ्री हैंड का ही नतीजा है कि अब बीरभूम के नजदीकी जिलों में भी उनकी तूती बोलने लगी है, और ये बात पश्चिम बंगाल का विपक्ष भी समझ रहा है। एक थ्योरी ने आकार ले लिया कि जब तक मंडल को बीरभूम की सत्ता से नहीं डिगाया जाता, तब तक तृणमूल को गंभीर नुकसान पहुंचाना मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर भाजपा जिस तरह गंभीर हुई है, उसका नतीजा 2019 के लोकसभा चुनाव में नजर आ गया था। तृणमूल कांग्रेस 34 से 22 सीटों पर आ गई थी और भाजपा 2 से 18 पर चली गई थी। तब एक पत्रकार ने इस पर केष्टो से बांग्ला में प्रतिक्रिया मांगी थी कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी जीत हासिल की, आप क्या कहना चाहेंगे? और केष्टोदा ने गर्दन घुमाकर बस 2 शब्द कहे थे, खेला होबे। माने अब खेल होगा, अंग्रेजी में द गेम इज ऑन। खेला होबे की उत्पत्ति को लेकर असम से लेकर बांग्लादेश तक कई दावे सामने आते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस अर्थ में खेला होबे का इस्तेमाल होता है, उसके पीछे मंडल का यह बयान ही था, इशारा साफ कि आप यहां तक तो आ गए, लेकिन अब देखिए खेल कैसे होता है। मंडल तृणमूल के भीतर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में हमने बात की इंडिया टुडे में कंसल्टिंग एडिटर और दशकों से बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले जयंतो घोषाल से। देखिए, अनुव्रत मंडल पश्चिम बंगाल में जो ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स है, पुराने जमाने का जो राजनीति है, उसको भूल जाइए। अनुव्रत नॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट पॉलिटिक्स। अनुव्रत जो है पश्चिम बंगाल में जो बाहुबली का जो राजनीति सीपीएम के समय शुरू हुआ था, तृणमूल कांग्रेस अभी 10 साल राज कर रहे हैं, तो जो बाहुबली राजनीति सीपीएम में शासक दल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जो लोग सीपीएम के शासक दल में रहते थे वो तृणमूल के शासक दल में, वो हम कहते हैं कि लुम्पेन एलिमेंट्स, लुम्पेन प्रोलेटारियट्स, वो आ जाते हैं, हर पार्टी में आ जाता है जब आप पार्टी पावर में आता है। और ये क्षेत्रीय दल में ज्यादा होता है, क्योंकि वो नेशनल लेवल का वो लीडरशिप का कंट्रोल नहीं है। और पश्चिम बंगाल में अनुव्रत जो है वो कोई एरिस्टोक्रेट, कोई बैरिस्टोक्रेट जिसको हम कहते हैं, कोई एलिटिस्ट अर्बन परिवार से नहीं आया, वो गरीब परिवार से आया और इतना
एजुकेटेड, इतना पढ़ाई लिखाई, मतलब जैसे कलकत्ता में माना जाता है जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उसको अलग से सम्मान दिया जाता है, भद्रलोक कम्युनिटी के वो प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुव्रत इज नॉट दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर। लेकिन अनुव्रत का जो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अनुव्रत जिसको कहते हैं, उसके कारण है कि अनुव्रत को आप बाहुबली बोल सकते हैं नकारात्मक विचार से, लेकिन आज के जो राजनीति है, जमीनी हकीकत जो है, धरातल की जो राजनीति है, उसमें अनुव्रत मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स बहुत सुपरहिट हो जाता है, क्योंकि वो रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर है। वो एक तरफ बाहुबली है, लेकिन वो बहुत सारे जो आम जनता, जो गरीब है, जो दुखी जनता है, वो दुखी आत्मा के लिए अनुव्रत वाज ए कैरेक्टर जो उसके लिए सेवक बन जाता है। तो अनुव्रत का कैरेक्टर में डिफरेंट लेयर्स है, डिफरेंट शेड्स है। तो इसीलिए अनुव्रत जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी जिसको कहते हैं, जो संगठन का जो एक जिला है ना बीरभूम, जिस जिले में वो शहंशाह बन गया था, वो अपना ये रॉबिन हुड, बाहुबली रॉबिन हुड कैरेक्टरिस्टिक्स लेके। और आज के दिन में इसीलिए ज्यादा प्रतिक्रिया भी हो रहा है, बिकॉज पॉलिटिक्स में जो लोग नियंत्रण करते हैं संगठन को, उसको ज्यादा महत्व होते हैं। जो मान लीजिए बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है अमित मित्रा, अमित मित्रा को तो अनुव्रत और अमित मित्रा को अगर आप कंपेयर करेंगे तो मतलब आसान होगा समझना, क्योंकि अमित मित्रा कैन बी ही कैन बी MIT ग्रेजुएट, वो बहुत सारे उनके एडजेक्टिव्स हैं। अनुव्रत का तो मेन एडजेक्टिव्स हैं, वो पार्टी मैन है और मसल मैन है, बाहुबली है। लेकिन उनके बारे में पार्टी में ज्यादा नियंत्रण इसीलिए होता है क्योंकि वो डे टू डे बेसिस पे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें अनुव्रत का इम्पोर्टेंस है। और ये आज नहीं, देखिए सीपीएम के समय भी जैसे विप्लव दासगुप्ता, जैसे असीम दासगुप्ता फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सुभाष चक्रवर्ती। तो पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों को जो मान लीजिए एक रैली बुलाना है, 2 दिन में ममता बनर्जी कह देंगे तो 2 दिन में एक रैली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें लाखों लोग आ जाएंगे। तो ये यूएसपी था अनुव्रत का। नहीं तो अनुव्रत के खिलाफ शिकायत पार्टी के अंदर से भी बहुत दिन से हो रहा है, को हटाना कठिन हो रहा था, क्योंकि पार्टी में एंटी अनुव्रत भी कैरेक्टर बहुत है, जिला में भी है, लेकिन अनुव्रत को हटाना इसीलिए नामुमकिन हो गया था क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन चुनाव के दिन विदाउट अनुव्रत यू कैन नॉट होल्ड द इलेक्शन। तो ये दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अनुव्रत। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए। तृणमूल कांग्रेस में भारी टूट के बावजूद मंडल ममता के साथ बने रहे। तमाम अनुमानों को धता बताते हुए तृणमूल कांग्रेस ने चुनावों में शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में विजयी जुलूस निकले, जिसके दौरान विपक्षी पार्टियों के खिलाफ जमकर हिंसा हुई। बीरभूम से भी तब हिंसा के कई वीडियो सामने आए थे। जब इन मामलों की जांच सीबीआई को दी गई, तब आलम बाजार में एक शख्स की हत्या के मामले में मंडल को समन भेजा गया। तब मंडल सीबीआई के समन के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय से राहत ले आए। इस साल जून में जाकर सीबीआई मंडल से पूछताछ कर पाई। मार्च 2022 के दूसरे हफ्ते में बीरभूम जिले में एक तृणमूल कार्यकर्ता बादू शेख की हत्या हुई, जिसके नतीजे में 21 मार्च के रोज बोगतुई गांव में 9 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला गया। इस मामले में भी भाजपा ने खुलकर अनुव्रत मंडल का नाम लिया था, लेकिन जब ममता बनर्जी बोगतुई गई तो उनके बगल में मंडल खड़े थे। इशारा साफ था, ममता बनर्जी पूरी तरह अपने सपा सालार के साथ हैं। बाद में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में शुरुआती जांच में लिखा कि बोगतुई मामले का संबंध 2 गुटों की आपसी लड़ाई से था। अब आते हैं उस मामले पर जिसके लपेटे में अनुव्रत मंडल आए हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है कि मवेशी अवैध रूप से बंगाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते बांग्लादेश में भेजे जाते हैं, जबकि सीमा पर एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात है, BSF। इस खेल में पुलिस प्रशासन, कस्टम अधिकारी और सीमा सुरक्षा बल के लोग शामिल हैं, ये आरोप लगते हैं। जनवरी 2018 में केरल के अलपुजा रेलवे स्टेशन पर BSF का एक असिस्टेंट कमांडेंट जी.बू. मैथ्यू गिरफ्तार हुआ। इसके पास से 47 लाख रुपए कैश मिला। जब इसकी आय से पैसों का मिलान किया गया तो मालूम चला कि कमाई अवैध है। पूछताछ हुई तो मवेशियों की स्मगलिंग के कारोबार का पता चला। BSF के अधिकारी स्मगलिंग रोकने के नाम पर मवेशी पकड़ते थे, फिर 24 घंटों के भीतर इन मवेशियों को नीलाम कर दिया जाता। नीलामी में पहले से तय कारोबारी ही मवेशी खरीदते, लेकिन इनके वजन और नस्ल की जानकारी दर्ज करने में धांधली होती और BSF को चूना लगता। बाद में यही मवेशी BSF की छत्रछाया में बॉर्डर पार करा दिए जाते। ये कुछ अधिकारियों पर लगा इल्ज़ाम है।
पूरी कहानी मालूम करने के लिए इस मामले के आधार पर सीबीआई ने जांच शुरू की और 2018-19 से ही तृणमूल के चुटभइये नेताओं के नाम भी इसमें सामने आने लगे। एक बड़ा नेक्सस था। धीमे धीमे बात मंडल के नाम तक पहुंची तो एजेंसी ने समन भेजने शुरू किए, लेकिन अनुव्रत मंडल हमेशा स्वास्थ्य का बहाना बनाकर समन की तामील से इनकार कर देते। मई 2022 में वो दुर्लभ मौका आया जब मंडल पूछताछ के लिए आए, लेकिन उस दिन भी उन्होंने 4 घंटे चली पूछताछ के बाद छाती में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मंडल उस रोज भी पूछताछ के लिए इसलिए गए थे क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। 11 अगस्त इस मामले में आज सीबीआई मंडल को पूछताछ के लिए अपने कैंप ऑफिस ले गई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मंडल का नाम अभी तक किसी एफआईआर में नहीं आया है। उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे और इस बाबत उन्हें कई बार नोटिस दिया जा चुका था। मंडल की गिरफ्तारी का क्या असर होगा, सुनिए एक बार फिर एक्सपर्ट से। देखिए, अनुव्रत का अरेस्ट होने से सबसे बड़ी एक इनपुट मैं देना चाहूंगा क्लियर करने के लिए कि अनुव्रत को अरेस्ट किया गया है सहायता ना करने के लिए, क्योंकि जो इशू है काउ स्मगलिंग का, उसमें तो अभी प्रोसिक्यूशन और अभी ऐसे कुछ नहीं हुआ कि कोई नतीजे पे पहुंच गए हैं, ऐसे नहीं। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि आप सीबीआई इंटरोगेशन में आइए। एक बार वो गए थे, लेकिन वो बार बार नहीं जा रहे थे और हेल्थ के इशू में वो हॉस्पिटलाइज हो जाते थे। इस बार जो परिवर्तन मैंने देखा कि इस बार ममता बनर्जी के जो सरकार, वो कलकत्ता का जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें इसके पहले भी अनुव्रत गए थे, उसमें वो भाग लेने के लिए, मतलब वहां एडमिटेड होने के लिए वो अपील किए थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो जानकारी मिला कि वो माना कर दिया है। क्योंकि बार बार अगर आप पीजी हॉस्पिटल जिसको कहते हैं वहां जाके शेल्टर लेंगे तो लगेगा कि सरकार इज सपोर्टिंग अनुव्रत और उसमें वो रखने के लिए उनको नहीं इजाजत दिया गया है और वो लोकल हॉस्पिटल में गया। इसका मतलब है कि डायरेक्टली जो कोऑपरेशन मतलब सरकार के तरफ से अनुव्रत को पहले मिलता था, इस बार नहीं मिला। लेकिन इसमें येस एंड नो दो साइड है। पार्टी डिसीजन ये ले रहे हैं कि ये मिसयूज ऑफ द एजेंसी को लेके 2 दिन लगातार मूवमेंट करेंगे, जो पार्थ के लिए नहीं किया, अनुव्रत के लिए कर रहे हैं। इसका कारण है पार्थ का जो मैं बोल रहा था, उसका फॉलोइंग्स नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है। आज अगर अनुव्रत के लिए कुछ नहीं करेगा पार्टी, तो उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसमें बुरी असर पड़ेगा। तो इससे कैच 22 सिचुएशन फॉर टीएमसी, दोनों तरफ से दुविधा। और ये जो दुविधा है, इसमें एक तरफ मुझे लगता है कि अनुव्रत को जितना सपोर्ट करना चाहिए था, आज से 2 महीने पहले भी जो किया था, आज नहीं है। लेकिन अगर बिल्कुल अब नहीं करेंगे तो परसों और एक अनुव्रत को अरेस्ट किया जाएगा और कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे। तो पॉलिटिकली इसको कॉम्बैट करने का भी एक मैसेज देना जरूरी है। तो इससे मिक्स मैच स्ट्रेटेजी है। अभी मुझे लगता नहीं है कि अनुव्रत को ज्यादा सपोर्ट करना संभव होगा पार्टी के लिए, क्योंकि पब्लिक मूड जो है वो अनुव्रत के खिलाफ है। और पर्सनली मैं भी मानता हूं कि सीबीआई एनफोर्समेंट जो कर रहे हैं उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो अनुचित काम कर रहे हैं। वो तो करप्शन के इशू में कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को कोई सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें पॉलिटिकल यूज के इशू में टीएमसी जरूर मिसयूज को इशू में ऑपोजिशन का यूनिटी करने का भी कोशिश होगा। लेकिन इस बार मानना ही पड़ेगा कि अनुव्रत का जो अरेस्ट है, इसमें टीएमसी के ऊपर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के अंदर जरूर होगा। और खासकर जो पार्थ ऑर्गेनाइजेशनल मैन नहीं था, अभी ये इनके हाथ में संगठन था, तो इसीलिए बुरी असर होने का संभावना बहुत है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि जो अपने आप को ममता बनर्जी का राजनीतिक वारिस मानते हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कुछ ओल्ड गार्ड थे जो नए नवेले युवा वारिस की बात नहीं सुनते थे। पर तथ्य क्या है? अब तक मंडल पर सिर्फ आरोप ही लगते आए थे, आज वो कार्रवाई की जद में आए। अगर वाकई ममता बनर्जी को मंडल से वैसी दूरी बनानी पड़ी जैसी वो पार्थो से बनाने पर मजबूर हैं, तो 2024 को लेकर उनके मंसूबों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग सकता है और छवि का संकट तो है ही। ये था आज का ललन टॉप शो। चलते चलते आपको दिखाते हैं हमारी नई डॉक्यूमेंट्री हद सरहद का मोशन पोस्टर।
13 अगस्त को शाम 6 बजे हमारी ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज होगी, हद सरहद सभी प्लेटफॉर्म्स पर। आज का शो इतना ही। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।